Hello students, how are you all? Welcome again on my channel. I am Naresh Tadarwal and I am presenting a new poem from the class 10th. The poem name is The Trees. तो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं आज हम फिर से एक नई पोएम क्लास 10th के लिए। और इस पोएम को लेकर के स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और ये पोएम उनके सिलेबस में उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इसलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ लाइन टू लाइन इस पोएम की समरी, जो कि जिसका टाइटल है द ट्रीज और कंपोज्ड बाय द एंड्रेन रिच। तो लेट्स बिगिन द पोएम। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट समरी या शॉर्ट इंट्रो बता देता हूं कि ये क्लास 10th में अकेली ऐसी पोएम है जिसके 2 सिंबॉलिक मीनिंग्स निकलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस मीनिंग में हम जब पढ़ते हैं, इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर 2 जो मीनिंग है ये पोएम रिप्रेजेंट करती है। तो हम दोनों ही मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका फर्स्ट जो मीनिंग है या फिर जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है और इसका सेकंड जो मीनिंग है वो क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसा ये पढ़ने पर पोएम पता चल रही है कि जैसा कि टाइटल है द ट्रीज, तो कोई भी स्टूडेंट इसको ये आइडिया लगाएगा कि ट्रीज के बारे में लिखी गई होगी या फिर नेचुरल कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखी गई होगी, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। एंड्रेन रिच एक ऐसी पोइटेस रही हैं जो कि जो वुमनिस्ट जो मूवमेंट्स उस समय पर चले हुए थे और जो हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी और उनके वजह से जो महिलाओं को इतने सारे टॉर्चर्स या फिर उनको डिफ़िकल्टीज जो झेलनी पड़ी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी पॉइंट्स में हमें वुमेन एम्पावरमेंट का संकेत भी मिलता है। तो जान लेते हैं कि इसका एक्चुअल में पहला मीनिंग क्या है। इट मीन्स कि हम पहले बात करेंगे कि जो ट्रीज के नाम से इस पोएम को लिखा गया है तो पोइटेस एक्चुअल में इसमें कहना क्या चाहती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एंड्रेन रिच को पोइटेस न लिख करके सिर्फ पोइट लिखा गया है, क्योंकि हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उसने महिलाओं को अच्छे तरीके से वो पॉसिबल नहीं था कि वह उनको अच्छी एजुकेशन दें या फिर जैसे कि मेन जो कैंडिडेट्स होते हैं दे कैन रूम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड या फिर इन दी प्लेसेस, सो वुमेन्स कैन नॉट गो एंड रूम एवरीवेयर दे वांट। स्टूडेंट्स इस पोएम में हमें 2 मीनिंग्स मिलेंगे। फर्स्ट इज मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसको लेकर लिखा गया है और दूसरा है जे नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पोएम का फर्स्ट मीनिंग क्या है या फिर ये पोएम सिंबॉलिकली हमसे क्या कहना चाहती है। तो जान लेते हैं स्टेंजा वाइज फर्स्ट मीनिंग। देखिए, The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these days will be full of trees by morning. यहाँ पर एंड्रेन रिच बड़ा ही शानदार सा स्टेंजा हमें दे रही हैं और पहली ही लाइन को स्टार्टिंग जो करती हैं बड़ी शानदार तरीके से करती हैं। क्या लिखा गया है? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। एंड्रेन रिच पोएम की पहली लाइन में ये कहती हैं कि जो ट्रीज इनसाइड हैं यानी हमारे घर के नज़दीक हैं या जिनको हमने घरों में कैद कर रखा है वो मूविंग हो रहे हैं लगातार फॉरेस्ट की ओर। पहली लाइन का मतलब यह है कि जो पेड़ हैं वो लगातार जंगल की ओर मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। एंड्रेन रिच ये कहते हैं कि वो जंगल जहाँ पे पेड़ों को होना चाहिए था और वो जंगल वो फॉरेस्ट द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अभी तक इतने दिनों से जो जंगल एक तरीके से खाली हो चुके थे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने अपनी नीड के हिसाब से नेचर को नुकसान पहुंचाया और जितना हमने बिल्कुल बिना सोचे समझे उनका डिफॉरेस्टेशन किया यानी पेड़ों की कटाई की। तो एंड्रेन रिच ऐसा कहती हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों जो जंगल हमें खाली नजर आ रहे हैं वेयर नो बर्ड कुड सिट, वो जंगल अब ऐसे हो गए हैं जब वहाँ पर पेड़ ही नहीं है तो वहाँ पर बर्ड्स सिट नहीं कर सकती हैं। नो इंसेक्ट हाइड, और उन पेड़ नहीं होने की वजह से वहाँ पर कोई इंसेक्ट भी हाइड यानी अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। दिस सन नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पर एंड्रेन रिच ये कहती है कि पेड़ नहीं होने की वजह से जंगलों में लगातार अंधाधुंध कटाई होने की वजह से जो जंगल है वो खाली हो गए हैं, वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं जहाँ पर कोई बर्ड सिट नहीं कर सकती है, इंसेक्ट हाइड नहीं हो सकते हैं मतलब छिप नहीं सकते हैं अपने आप को, इंसेक्ट छिपा नहीं सकते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूर्य अपनी किरणें सन अपनी किरणें सन रेजेज है वो उनको जब वो अपनी सनराइजेज पृथ्वी के ऊपर डालता है तो पेड़ों के ऊपर वो पड़ती हैं तो बहुत सारी जो लाइफ है वो आगे क्रिएट होती है। तो जंगल नहीं होने की वजह से जो सन है, बरी का मतलब होता है छिपाना, सन अपनी सन रेजेज को इनके छाया में या फिर इनके पैरों में नहीं छिपा सकता है जंगल नहीं होने की वजह से। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज,
देखो ये लाइन वापस फिर से लिखी गई है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दी डेज, ये जो जंगल इतने दिनों से खाली थे, ये जो जंगल इतने दिनों से खाली थे, लगातार डिफॉरेस्टेशन ह्यूमंस ने किया, इसकी वजह से ये जो जंगल लगातार खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। एंड्रे रिच ऐसा कहती हैं कि लगातार हमारे घर के नज़दीक या हमारे घर के आसपास जो पेड़ हैं जिनको हमने जंगल में से काट करके हमारे नज़दीक लगा दिया है या फिर हमने अपने शानदार घर बना लिए हैं, वो लगातार ही हमारे घरों से बाहर जा रहे हैं, वो मूविंग आउट हो रहे हैं। तो आने वाले कल सुबह तक, यानी विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कि कल सुबह तक, बाय मॉर्निंग यानी कल सुबह तक पूरे के पूरे जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएंगे। इट मीन्स लगातार हमारे घरों में जो हमने वुड को ला करके लगाया है, विंडोज या फिर गेट्स बनाए हैं फर्नीचर से, वो सारे के सारे डिसएंगेज हो जाएंगे, या फिर हमने घर पर जो प्लांट्स लगा रखे हैं और जो पेड़ लगा रखे हैं वह अपने आप से यहाँ से चले जाएंगे और जंगलों में अपनी जो उनका जो रियल होम है वहाँ पर वो जाकर के बस जाएंगे। पहले स्टेंजा का ओवरऑल मीनिंग ये है कि जो एंड्रिन रिच हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से थिंक कर रही हैं, सोच रही हैं, और वो ऐसा कहती हैं कि हमारे घर के नज़दीक जो पेड़ हैं वो लगातार जंगलों की ओर जा रहे हैं। ये जंगल जो इतने दिनों से खाली थे, कट चुके थे, जहाँ पर अब कोई बर्ड नहीं बैठ पाती है, ना इंसेक्ट हाइड हो पाते हैं, जहाँ पर सन अपनी रेजेस को उनके पैरों में नहीं छिपा पाता है, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ेंगी। एंड फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और जो जंगल इतने दिनों से खाली थे वो अगले दिन सुबह तक भर जाएंगे फिर से पेड़ों से। एंड्रिन रिच सिंबॉलिक मीनिंग ये कहती हैं कि वो नेचर के बारे में चिंतित हैं और प्रकृति को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अपना आइडियोलॉजिकल सेट करती हैं कि कल सुबह तक, यानी ऐसा लग रहा है कि पेड़ लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और वह कल सुबह तक फिर से अपनी रियल जगह पर यानी रियल होम में चले जाएंगे और वो जंगल फिर से पेड़ों से भर जाएंगे। देखते हैं स्टेंजा 2 क्या कहा जाता है। देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strain toward the glass, small twig stiff with exertion, long cramped bough shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors। यहाँ पर फिर से एंड्रिन रिच जो लगातार जो ट्रीज हैं वो मूविंग कर रहे हैं अपने घरों से, वह हमारे घरों को छोड़ करके जंगलों की ओर जा रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस को बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है। इस पूरे स्टेंजा में ट्रीज जो लगातार आउट होते जा रहे हैं उस प्रोसेस को बताया गया है। तो क्या कहती हैं एंड्रिन रिच, देख लेते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज, सारी रात भर, ऑल नाइट यानी पूरी रात भर जो पेड़ों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वह अपने आप को आज़ाद करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए, फ्रीडम प्राप्त करने के लिए डिसएंगेज कर रही हैं। मतलब अपने आप को वो क्या चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं स्टूडेंट्स, कि जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो लगातार अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, और वह अपने आप को आज़ाद करके, मुक्त करके हमारे घरों को छोड़ करके जंगलों में चली जाएंगी। themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन दी बरामदा फ्लोर, हमारे घर में जो बरामदा बना हुआ है उसमें जो क्रैक्स आ चुके हैं, फ्लोर में क्रैक्स आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी जड़ें उनके क्रैक्स में से निकल करके बाहर चली जाएंगी और वापस अपने रियल होम में चली जाएंगी। द लीव्स स्ट्रीन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सरशन। तो यहाँ पर पोइट फिर से जो ट्रीज हैं उनकी पत्तियों के बारे में यानी लीव्स के बारे में बता रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और कोमल या मुलायम है। द लीव्स स्ट्रीन टुवर्ड द ग्लास, कि जो लीव्स हैं वो तन गई हैं, सख्त हो गई हैं, जो खिड़की का जो ग्लास है उससे टकरा गई हैं, मतलब कि वह ग्लास को तोड़ करके बाहर चली जाना चाहती हैं। यहाँ पर एंड्रिन रिच इस लाइन में इस बात को बताती हैं कि जो लीव्स हैं वो एक तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं, स्ट्रेन हो चुकी हैं, स्ट्रांग हो चुकी हैं और वह ग्लास से टकरा रही हैं, मतलब उससे बाहर जाना चाहती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सरशन, स्मॉल का मतलब होता है छोटी और ट्विग्स का मतलब होता है छोटी कोमल नाजुक पत्तियां, सॉफ्ट जो लीव्स हैं वो। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सरशन, स्मॉल जो ट्विग्स हैं वो लगातार इस काम को कर रही हैं और अपने घरों को यानी हमारे घरों को छोड़ करके वह यहाँ से फ्रीडम लेकर के जंगलों में जाना चाहती हैं, इसलिए वह इस एक्सरशन से यानी लगातार हार्ड वर्क से, एक्सरशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, लगातार इस हार्ड वर्क से वह स्टिफ हो चुकी हैं, थक चुकी हैं और वह अपने हमारे घरों से आज़ाद होकर के जंगलों में चले जाना चाहती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज सफलिंग अंडर द रूफ, आगे इस लाइन में कहा गया कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो घनघोर या फिर ज़्यादा वजन से झुक गई हैं, यानी कि पेड़ों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है, फिर इतने ज़्यादा वो दबाव महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो लंबी टहनियाँ हैं वो क्रैम्प, कुचली हुई जो पत्तियाँ हैं वो वजन से झुक गई हैं और हवा चलने की वजह से उनसे सरसराहट की आवाज़ आ रही है और वह झुक करके
छत तक टच हो गई हैं। एंड्रेन रिच ऐसा कहती हैं कि वो झुक करके छत तक टच हो गई हैं और वह हमारे घरों को छोड़ करके जंगलों की ओर जाना चाहती हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स। यहाँ पर एंड्रेन रिच ये कहती हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स। यहाँ पर ऐसा एंड्रेन रिच कहती हैं कि वो पत्तियां, जो कोमल पत्तियां हैं, जो कोमल जो पत्तियां हैं, सॉफ्ट पत्तियां हैं, जो ट्रीज हैं, वो लगातार, मतलब कि वो लगातार कैसे लग रहे हैं जाने की वजह से, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड, ऐसे वो लग रहे हैं जैसे कि एक पेशेंट हो, काफ़ी समय से हॉस्पिटल में एडमिट हो और अब वह आज़ाद हो चुका है, उसको छुट्टी मिल चुकी है, वह उस पेशेंट की तरह लग रही हैं जो कि हाफ डेज होता है। हाफ डेज का मतलब होता है कि वह अभी आधी होश की अवस्था में नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो वो जो पेड़ हैं या पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह लग रही हैं एंड हाफ डेज्ड हैं, वो आधे होश में हैं। मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द एक क्लिनिक डोर्स यानी आज़ाद होकर के उस क्लिनिक से बाहर निकल के जंगली की ओर जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रोसेस बताई गई है, साथ में पेड़ किस तरीके से हमारे घरों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को भी बताया गया है। इट मीन्स कि एंड्रेन रिच पहली स्टेंजा में तो ये कहती हैं, ये इस बात को मैसेज हमें क्लियर कर देती हैं कि वो क्या लिखना चाहती हैं। नेचर को लेकर के कॉन्सेप्ट दिया गया है और पेड़ जो लगातार जंगलों, पेड़ या फिर जो जंगल हैं वो लगातार कम हो चुके हैं, तो एंड्रेन रिच उनके प्रति अपनी एक तरीके से कंसर्न शो करती है और कहती है कि पेड़ हमारे घरों से आज़ाद होकर के बाहर जाना चाहते हैं। इसमें उसको प्रोसेस को बताया गया है। ये स्टेंजा काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है और ये जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट कहा गया है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को कहा गया है, सॉफ्ट जो ट्रीज हैं उनको कहा गया है जिस तरीके से क्लिनिक की डोर्स की तरफ जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पर एक तरीके से मेटाफर यूज किया गया है। यहाँ पर जो स्मॉल ट्रीज हैं या ट्रीज हैं उनको एक तरीके से पेशेंट बताया गया है, यानी कि एक फिर से एक बार नेचर के कॉन्सेप्ट को लिविंग कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया गया है। व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस स्टेंजा बाय द एंड्रेन रिच? Look, I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and listen still reaches like a voice into the rooms. एंड्रेन रिच इस स्टेंजा में भी फिर से जो ट्रीज लगातार हमारे घरों से मूविंग आउट हो रहे हैं और वो जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे घरों से हमें छोड़ करके वापस अपने घरों में यानी जंगलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंड्रेन रिच क्या कहती है अपने बारे में? आई सिट इनसाइड डोर ओपन टू दी बरामदा। आई यहाँ पर पोइटेस एंड्रेन रिच के द्वारा के लिए यूज किया गया है। आई रेफर टू दी एंड्रेन रिच इन दिस फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। आई सिट इनसाइड, एंड्रेन रिच कहती हैं मैं घर के अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू दी बरामदा, और मेरा जो रूम है जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ उसका जो मेन गेट है वो बरामदे की ओर खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, मैं यहाँ पर बैठ कर के लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। इट मीन्स एंड्रेन रिच ये कहना चाहती है कि वो घर के अंदर बैठी हुई है और वह शायद कोई पोइम कंपोज कर रही है जिसमें वह इस चीज़ को मेंशन नहीं कर पा रही है। तो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स कि मैं बड़ी बड़ी लॉन्ग लेटर्स यानी पोएम्स लिख रही हूँ, इन विच आई स्केर्सली मेंशन, जिसमें मैं डर करके मेंशन कर सकती हूँ, डर करके मेंशन कर रही हूँ। आई स्केर्सली मेंशन यानी कि मैं नहीं चाह रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है कि जो लगातार ट्रीज हैं वो हमारे घरों को छोड़ करके जंगलों की ओर मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। आई स्केर्सली मेंशन यानी कि मैं न के बराबर मेंशन कर रही हूँ। द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हमारे इस घर से लगातार जो ट्रीज हैं वो डिपार्ट कर रहे हैं, डिपार्ट मतलब प्रस्थान कर रहे हैं और लगातार जंगल की ओर जा रहे हैं, मैं इसको स्केर्सली मेंशन कर रही हूँ यानी बहुत कम बता रही हूँ। मतलब कि मुझ में इतना एक तरीके से पेशेंस नहीं है या फिर मैं इतनी ज़्यादा फियरलेस नहीं हूँ कि मैं इसको ओपनली मेंशन करूँ। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो पोएम लिखी गई है वो एक्चुअल में नाइट के समय पर लिखी गई है। यहाँ पर जो सीन क्रिएट किया गया है वो रात का समय है और उसी समय पर ये सारी घटना हो रही है जब एंड्रेन रिच इस पोएम को लिख रही है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, रात बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है यानी ताजगी भरी है, बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है।
द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, और आसमान में यानी आकाश में फुल मून, फुल मून का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, पूरा मून यानी कि फुल मून, फुल मून है वो आसमान में चमक रहा है, यानी कि पूर्णिमा का रात है और वो फुल मून है वो आसमान में चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे तो हम ए आर्टिकल नॉर्मली स्काई के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड्रेन रिच को और भी कहना चाहती हैं, इसलिए स्काई से पहले ए आर्टिकल को यूज किया गया है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, एंड्रेन रिच कहती हैं कि आसमान बहुत ही ज्यादा क्लियर है, नाइट है, फ्रेश है, जो हुल मून है वो आसमान में चमक रहा है, ए स्काई स्टिल ओपन, और पूरा का पूरा आसमान खुला हुआ है, जैसा कि वह पेड़ों के वेलकम के लिए तैयार है, ट्रीज का वो वेलकम करना चाहता है, वो लगातार वापस जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिसन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, जब मैं यहाँ पर मैं मेरे रूम में बैठी हुई हूँ और पोइम लिख रही हूँ, तो लीव्स की और लिचन की जो स्मेल है वो मुझे आ रही है, स्मेल मतलब खुशबू या दुर्गंध आ रही है, किसकी, पत्तियों की और लिचन की। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्चुअल में सिंबॉलिक मीनिंग एक और है इस पोइम का, जो मैं अभी आपको बता दूंगा कि जब मैं बैठी हूँ तो मुझे लीव्स की और लिचन, लिचन का मतलब एक तरीके से काई या फिर हम कहें कि शैवाल होता है, जो पेड़ का ही एक फॉर्म होता है। स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, अभी भी मेरे कमरों के अंदर जो स्मेल ऑफ लीव्स है और लिचन है वह अभी भी स्टिल यानी अभी भी मेरे कानों तक एक साउंड यानी वॉइस की तरह आ रही है। इट मीन्स की जो पोइटेस है एंड्रेन रिच वो क्लियरली समझ पा रही हैं कि क्या हो रहा है, पेड़ लगातार जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं, वह इस चीज़ को यहाँ पर फील कर रही है और अपनी पोइम में कंपोज जो कर रही है उसमें वो मेंशन करने की कोशिश भी कर रही है, बट वो स्केर्सली कर रही है, क्योंकि जो पोइटेस है एंड्रेन रिच उसमें इतना जहाँ हम कहें कि वो ओपनली इस बारे में बात नहीं कर सकती है, शायद वो डरी हुई है और इसीलिए वह इस प्रोसेस को बहुत ही कम अपनी पोइम में मेंशन कर रही हैं। इस पोइम में भी किस तरीके से जो ट्रीज हैं वो लगातार उसके घर से जंगलों की ओर या फिर हमारे घरों से जंगलों की ओर किस तरीके से प्रस्थान कर रहे हैं, इस बात को वो बताती है। नाइट को यहाँ पर फ्रेश बताया गया है। ज्यादातर पोइम्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स नाइट को एक बैड थिंग या बैड एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है या फिर हम कहें कि एक बैड सिंबल माना जाता है, बट एंड्रेन रिच ने नाइट को फ्रेश यानी कि गुड सिंबल के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। देखते हैं स्टेंजा 4, देखते हैं। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown of the tallest oak. यहाँ पर फिर से एंड्रेन रिच क्या कहते हैं इस घटना को लेकर के, जो लगातार इंसिडेंट हम फील कर पा रही हैं, देख पा रही हैं अपने घर में, जो लगातार पेड़ हैं वह उस घर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, मतलब जंगलों की ओर जा रहे हैं, तो क्या कहती है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। पोइटेस कहते हैं कि मेरा हेड यानी कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा माइंड फुल ऑफ विस्पर्स यानी इस प्रकार की बातों से भरा हुआ है, मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ। विस्पर्स का मतलब है कि इस घटना से भरा हुआ है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो ये जो विस्परिंग जो माइंड है वो भी मेरा साइलेंट हो जाएगा, मतलब कि फिर मैं इसके बारे में और नहीं लिख पाऊंगी, शायद ये जो ट्रीज हैं वो लगातार जंगलों की ओर जो जा रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, विच टुमारो विल बी साइलेंट, या फिर ये ट्रीज जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी नहीं होगी, वो ट्रीज वहीं के वहीं रह जाएंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रोकन, देखो सुनो, पोइटेस हमसे कहती है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो कि कांच टूट रहा है। यहाँ पर जो कांच है एक तरीके से इस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि हमारी सोसाइटी है वो लगातार नेचर का ध्यान नहीं रखती है, वो एक तरीके से उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, वो कोशिश करते हैं, वे पेड़ों को काटते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, देखो कि लोगों की जो स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो टूट रही है और वो पेड़ों को जो उन्होंने कैद कर रखा है वो कैद को तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं स्टम्बलिंग यानी वेरी फास्ट, स्टम्बलिंग का मतलब क्या हो गया, वेरी फास्ट, लुढ़कते हुए, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज हैं वो ग्लास को तोड़ करके, हमारे घरों के ग्लास को तोड़ करके बाहर की ओर बहुत तेज गति से फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी जंगलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनटू दी नाइट, और ये सारी की सारी घटना कब हो रही है, रात के समय पर हो रही है, नाइट में हो रही है। विंड्स रश टू मीट देम, हवा है वो उनकी ओर बढ़ रही है, मतलब कि ट्रीज
उनकी ओर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, और जो विंड है, जो हवा है, वो उनकी ओर आ रही है। इट मीन्स कि ये ट्रीज का वेलकम करना चाहते हैं, जैसे कि नेचर के और भी एलिमेंट ये चाहते हैं कि जो पेड़ हैं वो जंगलों में रहें, ना कि हमारे घरों के अंदर कैद रहें। देखो इन टू दी नाइट विंड्स रश टू दैम, रात के समय पर यह घटना हो रही है, हवा भी दौड़ रही है उनसे मिलने के लिए या उनका वेलकम करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, अब जब हवा चली है, सरसराहट हुई है, तो जो चंद्रमा है उसकी जो किरणें लगातार पेड़ से छन करके नीचे की आ रही हैं। जैसे ही हवा चली तो जो मून रेजेस हैं वो भी हिली डुली। इससे क्या हुआ है, एक घटना हुई है, छोटी सी घटना हुई है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो चंद्रमा है वो टूट करके बिखर गया है कांच के टुकड़ों की तरह। जो चंद्रमा है वो टूट करके बिखर गया है कांच के टुकड़ों की तरह। जैसे ही हवा चली तो उसकी जो मून रेजेस है वो भी हिली, और पृथ्वी पर जो रेजेस आ रही थी, मून रेजेस आ रही थी, वो भी हिली डुली। तो इस घटना को एंड्रे रिच ने बड़ी शानदार तरीके से मेंशन किया है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जो चंद्रमा है वो टूट गया है एक कांच की तरह, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। मिरर और ग्लास में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि हम लगातार ही नेचर का कोई ख्याल नहीं रखते, तो इंसानों को यानी ह्यूमंस को एक ग्लास के रूप में प्रेजेंट किया गया है और हम उसको कैद करके रखते हैं, पेड़ों को कैद करके रखते हैं। वो कांच, वो ग्लास, वो मिरर टूट गया है एक चांद की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, और अब इसके टुकड़े यानी कि इस कांच के, इस ग्लास के टुकड़े फ्लैश चमक रहे हैं इन दी क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, पेड़ के जो बड़ा सा ऑक का जो पेड़ है, यानी कि ट्रीज को यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया गया है कि जो ट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंसान जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको अपने घरों में कैद करके नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में एक ऑक का एग्जाम्पल लिया गया है और उसको टॉलेस्ट बताया गया है। अब जो कांच के टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं और वो कांच के टुकड़े क्राउन बन गए हैं उस टॉलेस्ट ऑक के, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो नेचर के शत्रु बने हुए हैं, एनिमी बने हुए हैं, वो उनका लगातार डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, वही कांच के टुकड़े अब टॉलेस्ट ऑक का मुकुट बन गए हैं। मतलब कि वो उनको प्रिजर्व कर पा रहे हैं और जो ट्रीज हैं वे घरों से आजाद होकर के जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल मीनिंग। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। आप इसको पोइम को अच्छे से समझ लें। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बहुत कम समय आपके एग्जाम के लिए रह गया है, इसलिए सारा का सारा जो टाइम है आप पूरी की पूरी एनर्जी आपकी स्टडी पे लगा दीजिए और ये चांस आपके लिए फिर से वापस नहीं आएगा। सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी, बट जो 10th है वो सिर्फ एक बार आई है और वो एक बार ही आएगी। अगर आप इसमें ही कुछ बेस्ट करना चाहते हैं तो सारी की सारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में दे दीजिए, वो है आपका 10th बोर्ड। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मिलेंगे किसी ऐसी पोइम में, तब तक के लिए थैंक यू।